कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां पर हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एन होता है। उसके बदन पर कीचड़ लगा हुआ था और उसी जंगल में उसकी कार थी जिसमें उसने कैन फूड रखा हुआ था। कुछ वक्त पहले इस शहर में एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से शहर की आबादी लगभग खत्म हो गई है और जो लोग बचे हैं वो अपनी जान बचाकर इधर उधर छिप रहे हैं और एन इस जंगल में छिपी हुई है। एन पास में एक झील में स्विमिंग करती है। उसके पास एक क्रैंक रेडियो होता है। उससे ये यकीन होता है कि बाहर और भी लोग बचे होंगे जो वायरस से संक्रमित नहीं है। उस रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग फ्रेंच भाषा में हो रही थी और एन को फ्रेंच भाषा समझ नहीं आती है। इसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर एन का भी एक परिवार होता है। इस परिवार में उसका हस्बैंड जैसन और उसकी छोटी सी डॉटर होती है। वो लोग साथ में बहुत खुश थे पर अचानक से वायरस फैलने के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। ये वायरस लोगों को एक हिंसक जानवर की तरह बना देता है, यानी कि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है। वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी बेटी थी, इसलिए दोनों गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसन को जंगल की काफी अच्छी जानकारी थी क्योंकि वो वहाँ पर अक्सर कैंपिंग के लिए आया करता था और उसका बचपन उन्हीं जंगलों में बीता था। जंगल में जैसन एन को एक नोट्स बनाने के लिए कहता है जिसमें वहाँ पर सरवाइव करने की जरूरतमंद चीजों को लिखवाता है क्योंकि वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी को कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। अब जैसन एन को निशाना लगाना सिखाता है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दूसरे दिन एन की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए जैसन पास के घर से दवाई लाने जाता है लेकिन वो लौट कर नहीं आता। सुबह एन उसको ढूंढने जाती है और तभी उसको जंगल में जैसन की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसके हाथ में मेडिसिन होती है और कुछ फूड कैन भी वहाँ पर पड़े हुए थे। ये देखकर एन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों में फूड भी खत्म होने लगे हैं और सप्लाईज लाने के लिए एन को खुद जाना पड़ेगा। वो अपनी बच्ची को कार में ही छोड़ देती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी की स्किन पर भी निशान होते हैं। वो समझ जाती है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर कोई आया था और उसकी बेटी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी तड़प तड़प कर मरे, इसलिए वो खुद अपनी बेटी को मार देती है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम एन को उसी जंगल में देखते हैं। वो जंगल में जानवरों के मल को इकट्ठा कर रही है और पेड़ों से अपने लिए कीड़ों को निकालती है। उसके पास एक किताब भी होती है जिसमें जंगल के सभी पेड़ पौधों की जानकारी होती है। वहाँ पर उसने कुछ छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है और खाने के लिए उसके पास कुछ रेड बेरी भी होती है, लेकिन जब वो उसे खाती है तो उसे उल्टी होने लगती है क्योंकि वो काफी जहरीले होते हैं। अब एन थककर वहीं पर लेट जाती है और वो अपने आप को इस कंडीशन में पाकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब हम देखते हैं कि एन ने अपनी कार में यूरिन इकट्ठा कर रखा है। रात में वो अपनी कार में ही सोती थी। उसकी बंदूक में अब सिर्फ 4 ही बुलेट बची होती हैं। वो अपनी बच्ची के म्यूजिक फोन को देखती है तो उसे उसकी याद आने लगती है। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन का ही खाना बचा हुआ होता है। अब इसके बाद वो अपने ट्रैप को चेक करती है लेकिन उसमें अभी तक एक भी एनिमल नहीं फंसा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो अपने एक हाथ को काट कर उसमें से खून को एक बोतल में रख लेती है और अपने शरीर पर उन जानवरों के मल को लगा लेती है ताकि ज़ॉम्बी उसकी महक ना पहचान सके, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ज़ॉम्बी की सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वो बहुत दूर से भी इंसानों को सूंघकर उनकी सही पोजीशन का पता लगा लेते हैं। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। वो सड़क के इस पार यूरिन को रख देती हैं ताकि ज़ॉम्बी को भटकाया जा सके। एन उस घर तक पहुंच जाती हैं और फैंस के बाहर म्यूजिक फोन को टांग देती हैं और इस पर खून के कतरे गिरा देती हैं ताकि ज़ॉम्बी इसका ध्यान इस खून पर लगा रहे। वो पीछे से दरवाजे से होकर घर में चली जाती हैं। वहाँ पर काफी सारे फूड कैन होते हैं। वो उन्हें अपने बैग में भर लेती हैं। उसके बाद वापस आते समय उसके पैर से कूड़ेदान गिर जाता है और ज़ॉम्बी को उसकी भनक लग जाती है। वो जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, उसके फैंस के तार उसके पेट को चीर देते हैं। अब ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त काफी सारे कैन फूड नीचे गिर जाते हैं। अब वो जैसे ही सड़क के उस पार जाती हैं, तो वो अपने बदन पर यूरिन डाल देती हैं ताकि उसके खून की स्मेल ज़ॉम्बी तक ना पहुंच सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुन रही है जो कि फ्रेंच भाषा में होता है। सुबह वो देखते हैं कि अब उसके पास 2 ही फूड कैन बचे हैं, बाकी सारे रास्ते पर गिर गए थे। वो बाकी फूड कैन को लाने के लिए दोबारा जाती हैं और सारे गिरे हुए फूड कैन को अपने बैग में भर लेती हैं। वापस आते समय उसे एक लड़की और एक आदमी जो कि बेहोश पड़े हुए दिखते हैं। उसे लगता है कि वो लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन वो लड़की बोलती है कि वो लोग वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसलिए एन उसे उठाकर अपने कैंप ले आती है और उसका इलाज करती है। वो लड़की जिसका नाम ओलिविया होता है, वो एन को बताती है कि वो उसके स्टेप डैड हैं और उसका नाम क्रिस है। एन कहती है कि वो चाहती है तो वो कार में सो सकती है, लेकिन ओलिविया कहती है कि वो टेंट में क्रिस के साथ सो जाएगी। सुबह ओलिविया कहती है कि वो लोग साउथ से आ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जाएंगे। रात में दोनों ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे थे। ओलिविया को भी फ्रेंच समझ में नहीं आती है।
फिर क्रिस जाग जाता है और इतनी देर आराम करने के बाद वो काफी बेहतर महसूस करता है। एन पूछती है कि क्या तुम नॉर्थ जा रहे हो? क्रिस कहता है हाँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। फिर क्रिस कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप लगा कर रखा है, ऐसे सेटअप के लिए कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। वो पूछता है कि क्या कार में टैंक फुल है? एन कहती है नहीं। अब एन को लग रहा था कि कहीं उसने उसकी मदद करके कुछ गलत तो नहीं किया, पर क्रिस उसे थैंक्स कहता है। अब अगली सुबह एन देखते है कि वो दोनों बारिश में भीग रहे हैं। वो उन्हें अंदर कार में बुलाती है। क्रिस पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो? एन बताती है कि जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्रिस कहता है कि उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी। उसने उसे बेड से बांध दिया था, लेकिन उसकी लगातार चीखें सुनाई देती थी और वो काफी ज्यादा दर्द में थी, इसलिए उसे मजबूरन उसकी जान लेनी पड़ी और वो काफी इमोशनल हो जाता है। अब अगली सुबह एन देखते हैं कि क्रिस और ओलिविया दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भला कोई कैसे खुश रह सकता है। वो इतने दिन से अकेली थी तो हंसना ही भूल गई थी। ओलिविया और क्रिस काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर एन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन्हें चुप रहने को कहती है। क्रिस को एन का ये रवैया काफी अजीब लगता है। रात में फिर क्रिस एन से पूछता है कि तुमने फिशिंग के समय हमसे चुप रहने को क्यों कहा? तो एन कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुमने कल बताया था कि कैसे तुमने अपनी ही वाइफ को मार दिया और आज ऐसा लगता है कि तुम किसी कैंपिंग ट्रिप पर आए हो। क्रिस बताता है कि मैं कुछ नहीं भूला, पर मुझे पता है कि किस वक्त क्या बातें याद रखनी है। ओलिविया को क्रिस और एन की नजदीकियों को देखकर जलन होती है। अगले दिन क्रिस ओलिविया से पूछता है क्या तुमने एन को देखा है? तो ओलिविया कहती है कि हम यहाँ से कब निकल रहे हैं? क्रिस कहता है बहुत जल्दी। ओलिविया को लगता है कि वो एन के लिए यहाँ पर रुका है। क्रिस कहता है कि एन काफी केयरिंग है, यहाँ हमें पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना मिल जाता है। अगली सुबह ओलिविया के हाथ में चोट लग जाती है। एन उसके हाथ में बैंडेज लगाती है। एन को उसका काफी ख्याल होता है क्योंकि उसे उसमें अपनी बेटी नजर आती है। दूसरे दिन जब एन उन्हें खाना देती है तो क्रिस थोड़ा सा खाना सफर के लिए स्टोर कर लेता है। और जब एन ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्रिस कहता है कि रास्ते में उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्टोर कर रहा है। एन को पता चल जाता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। एन कहती है कि अगर तुम चाहो तो और फूड ले सकते हो, लेकिन क्रिस नहीं लेता है क्योंकि ऐसा करने से फिर एन के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्रिस कहता है कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? एन कहती है कि किसी को नहीं पता नॉर्थ में क्या है, उससे अच्छा तो मैं यहीं पर सही हूँ। अब एन को भी क्रिस की बातें अच्छी लगने लगती हैं और वो काफी दिनों बाद इतनी खुश होती हैं। दूसरे दिन तीनों झील में स्विमिंग कर रहे होते हैं। ओलिविया को एन और क्रिस की नजदीकियां अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद ओलिविया क्रिस से पूछती है कि तुम इसलिए चाहते हो कि वो हमारे साथ जाए कि वो थोड़ी बहुत मेरी माँ की तरह दिखती है? क्रिस कहता है कि अगर उस दिन एन हमसे नहीं मिली होती तो न जाने हमारा क्या होता। वो उसे अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाए तो एन ओलिविया का ध्यान रख सकती है और हम भी एन का ख्याल रख सकते हैं और एन का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। पर अब ओलिविया एन से नफरत करने लगती है। अब क्रिस और एन लकड़ियां काटकर वापस आ रहे होते हैं और यहाँ पर ओलिविया अपने टेंट में तैयारी कर रही होती है। लेकिन यहाँ क्रिस एन को किस करता है ताकि वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाए। दोनों एक साथ कार में ही रात गुजारते हैं। ये देखकर ओलिविया और भी एन से नफरत करने लगती है। कुछ देर बाद ओलिविया डर से चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है। क्रिस और एन ये सुनकर ओलिविया को बचाने जाते हैं। एन बंदूक लेकर दौड़ती है लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। क्रिस ज़ॉम्बी के ऊपर झपटता है और ओलिविया को बचाने की कोशिश करता है। जब एन बंदूक चलाती है तो उसमें गोली न होने की वजह से नहीं चलती है, तो एन उस बंदूक से वार करती है और क्रिस एन से बंदूक छीनकर ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद क्रिस एन से पूछता है कि तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाना चाहती? तो एन कहती है कि उसकी परिवार की यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं। क्रिस कहता है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसकी सजा वो अपने आप को नहीं दे सकती। एन उसकी बातें समझ जाती है और कहती है कि हमें फूड इकट्ठा करना होगा। ओलिविया कहती है कि वो उनके साथ जाएगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्रिस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और उधर ओलिविया और एन फूड स्टोर करने अंदर जाएंगे। जब दोनों खाना खा लेते हैं तो ओलिविया एन के सर पर मारती हैं और एन का हाथ बांधकर वहीं छोड़ देती हैं और उसके सामने जोर से चिल्लाती हैं ताकि ज़ॉम्बी को एन की खबर हो जाए। ओलिविया वहाँ से भागने लगती है लेकिन ओलिविया अपने बदन पर मल डालना भूल गई थी, इसलिए ज़ॉम्बी उसे सूंघ सकते थे और उसका पीछा कर रहे थे। क्रिस भी भागते हुए कैंप के पास आ जाता है और ओलिविया से पूछता है कि एन कहाँ पर है। वो कहती है कि उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं। एन किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और कैंप की तरफ आ जाती है।
वहाँ वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने क्रिस और ओलिविया पर हमला कर दिया है। उसके पास इतनी गोलियां नहीं होती हैं कि वो दोनों को बचा सके। वो ओलिविया को बचाती हैं क्योंकि उससे उसमें बेटी नजर आती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया और एन दोनों कार में बैठकर नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। एन जोर से चिल्लाकर अपना सर पटकती है और पछताती है कि वो क्रिस को नहीं बचा पाई, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ उससे वो अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पहले उसने अपने पति और बच्चे को और अब क्रिस की नजर में भी उम्मीद को खो दिया है। आखिर में हम देखते हैं कि ओलिविया एन के गोद में सर रखती है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करें।